नमस्कार दोस्तों। कल आरबीआई का डायरेक्टिव आया दो एनबीएफसीज पे। पेटीएम के ऊपर पहले ही उनका डायरेक्टिव आ गया था कि आप है जो वॉलेट बिजनेस और ये कुछ बिजनेस हैं उनके जो उनको ख़त्म करने पड़ेंगे। कल अगेन आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल्स पे डायरेक्टिव आया आरबीआई का। जैसे ही डायरेक्टिव आया आईआईएफएल फाइनेंस 20% डाउन था। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज। थोड़ा सा आगे चलने से पहले कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है शेयर को बाई या सेल करने का। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। आप इसको अदरवाइज लेके कोई भी रिकमेंडेशन ना समझें। तो सबसे पहले अपन देखें आईआईएफएल फाइनेंस का क्या डायरेक्टिव था, क्या इन्होंने किया था। आईआईएफएल फाइनेंस में क्या हुआ, आरबीआई बोलता है कि आपका जो गोल्ड लोन, जो आईआईएफएल फाइनेंस का जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है उसमें इन्होंने वेटेज और नेट वेट और जो जिस तरह से ये मेजरमेंट करते हैं गोल्ड की प्योरिटी और वेट में इन्होंने कुछ गड़बड़ किया मतलब कुछ ऑडिट में इनको फाइंड आउट हुआ कि जो वेट ये जे लोन सैंक्शन करते टाइम दे रहे हैं वो वेट जब लोन एनपीए हो गया और उसके बाद में उसको सेल किया लोन को, उसके बाद में जो वेट आया उससे डिफरेंट है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि जो आप क्या कहते हैं गोल्ड लोन में कैसा होता है। सिनेरियो एक अपन समझते हैं कि गोल्ड लोन में कैसा होता है कि आप कस्टमर हैं, आप गोल्ड लेके गए, आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है, 10 ग्राम की वैल्यू वो निकालेंगे कितने प्योरिटी का है, मतलब 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, उसके हिसाब से। और उस गोल्ड के ऊपर एक कट मारेंगे कि हाँ ये इस प्राइस आज के टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उस पर इतना इसका वैल्यू बनता है। और फिर आरबीआई का एक डिफाइंड रेशियो होता है, उससे बिलो आप लोन सेंक्शन कर सकते हो, उसके ऊपर लोन दे सकते हो एट ए डिफाइंड परसेंटेज, और वो गोल्ड को एज ए सिक्योरिटी वो रख लेते हैं। तो अगर वहाँ पे 10 ग्राम की जगह वो 8 ग्राम लेते हैं तो सेंक्शन कम होगा, और 10 ग्राम की जगह अगर 12 ग्राम लेते हैं तो सेंक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो लोन ज़्यादा देने के चक्कर में कभी कभी एनबीएफसी ऐसा कर सकती है कि 10 ग्राम की वैल्यू का लोन को 12 ग्राम करके दिखा दिया या 15 ग्राम करके दिखा दिया, वैसे करके दिखा दिया तो लोन ज़्यादा मिल गया जो कस्टमर उनकी प्रायोरिटी में रहते हैं उनके लिए, और जो कम करके दिखाया उनके लिए कम लोन सेंक्शन हो गया। और जब एनपीए हुआ, अब एनपीए क्या होता है वो अपने को देखना होगा कि कस्टमर को 1 लाख का लोन मिल गया लेट सपोज, और वो 1 लाख चुका नहीं पाया। अब अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो जिस एनबीएफसी ने या जिस कंपनी ने उसको लोन दिया है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो जो सिक्योरिटी में गोल्ड है उसके पास में वो उसको मार्केट में जाके सेल कर सकता है, उसका ऑक्शन कर सकता है गोल्ड का। अब जब वो ऑक्शन करने जाता है गोल्ड का, तो अब मान लीजिए उसने जब लोन सेंक्शन किया था 10 ग्राम गोल्ड कस्टमर ने रखा, उसके ऊपर उन्होंने लोन सेंक्शन किया, और जब ऑक्शन किया तब 12 ग्राम निकल गया। तो एक्चुअल में कंपनी ने क्या किया कि 10 ग्राम गोल्ड की वर्थ को 12 ग्राम रख दिया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आईआईएफएल का जो गोल्ड लोन हुआ उसमें जैसे 10 ग्राम उनका एट द टाइम ऑफ सेंक्शन था, और 12 ग्राम वो हो गया जब उन्होंने ऑक्शन किया उसका। तो एक्चुअल में एनबीएफसी को क्या हुआ कि एक्सेस वैल्यू मिल गया, एक्सेस वैल्यू ओवर अ डिफाइंड परसेंटेज जो आरबीआई का होता है वो मिल गया, या कम वैल्यू मिला। तब भी जब कम वैल्यू मिला तो एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कारण बन सकता है, ज़्यादा वैल्यू मिला तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। तो आरबीआई के लिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आरबीआई का डायरेक्शन आया कि इन्होंने अपने जो लोन सेंक्शन और डिसबर्सल के टाइम पे जो वेट है और जो प्योरिटी है, जैसे 24 कैरेट की जगह उन्होंने 22 कैरेट दिखा दिया, या 22 कैरेट की जगह 24 कैरेट दिखा दिया, 18 कैरेट के गोल्ड को 22 कैरेट दिखा दिया। तो वैसे भी अगर करते हैं तो गोल्ड की वैल्यू तो ज़्यादा आ गई या कम आ गई या ज़्यादा आ गई। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो इनके जो ऑक्शन के टाइम पे और इनके जो डिसबर्सल के टाइम पे जो गोल्ड की प्योरिटी और वेट है उसमें डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ। इसकी वजह से आरबीआई ने आईआईएफएल के ऊपर बैन लगा दिया, गोल्ड लोन आप नहीं कर सकते। और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो आईआईएफएल का कल भी 20% शेयर डाउन था, आज भी अगेन जो अर्ली ट्रेड है उसमें 20% शेयर डाउन है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते आ रहे थे उनके लिए तो एक्चुअल में पूरा जो लास्ट 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का जो गेन था
वो 2 ही दिन में पूरा खत्म। तो ऐसा भी होता है जब अपन किसी भी लेंडर में, मतलब बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन में जब अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को ये रिस्क फैक्टर्स हमेशा इवेल्युएट करके चलने चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है निकल के। नोबडी नोज कि क्या छुपा है क्या नहीं है। कोई भी लेंडर्स की बैलेंस शीट में या पीएनएल में जा करके पूरा घुस के नहीं चेक कर सकता, वेरीफाई नहीं कर सकता। अब एक और बात आती है आगे चल के कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंडिंग बिजनेस। अगर आप बैंकिंग या एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन आपका इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको हमेशा 2 चीज़ें, किसी भी लैंडिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हमेशा 2 चीज़ें देखनी चाहिए। वन इज़ लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या होता है कि अभी कोई भी एनबीएफसी हुई या कोई भी बैंक हुआ, तो उसके पास तो पूरा पैसा होता नहीं है कि लोन देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं। जैसे बैंक हुआ, बैंक के केस में सेविंग अकाउंट में पैसा है, करंट अकाउंट में पैसा है, डिपॉजिट आया, एफडी आया, उसके थ्रू वो जो पैसा आया वो उनकी लाइबिलिटी साइड हो गई। और असेट साइड हो गई, जो उन्होंने लोन दिया, ये किया, वो साइड हो गई उनकी असेट साइड। अभी लाइबिलिटी साइड में अगर आप किसी एनबीएफसी की लाइबिलिटी साइड और उसके जो पीयर्स है, जैसे गोल्ड लोन में अगर आप मुथूट को कंपेयर करो, मनप्पुरम को कंपेयर करो, केपरी भी आजकल है, इनको अगर आप कंपेयर करो तो इनकी अगर लाइबिलिटी साइड देखोगे तो लाइबिलिटी साइड में आपको ये देखना जरूरी है कि किस किस तरह के फंड्स के थ्रू ये पैसा उठा रहे हैं, मतलब मार्केट से कैसे कैसे पैसा उठा रहे हैं और किस रेट पे उठा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेट पे पैसा उठाएगा उसका मतलब है कि जिसने बॉन्ड दिया है या जिसने इन एनबीएफसी में डिपॉजिट किया है, वो इंसान को लगता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है। जहाँ पे लाइबिलिटी साइड का रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप ये अज्यूम कर सकते हो कि एक जो डेट देने वाला है उसके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और उसने रेट हायर साइड पे दिया है, तो उसको लगता है कि एनबीएफसी में रिस्क ज़्यादा है। तो जहाँ पे आप कम रेट पे जो फंडिंग कर रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड अगर जिसका कम है, उसको आप, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि उसका निम्स ज़्यादा होगा क्योंकि उसका कॉस्ट कम हो गया पहले। दूसरी चीज़ ये कि डेट मार्केट भी ये अज्यूम करता है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं होगा या इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। 2 चीज़ें ये हो गई। एक और चीज़ होती है जो सेपरेट करती है एक लेंडर को अदर ग्रुप से या किसी से, वो होती है असेट क्वालिटी, कि उसकी असेट्स की क्वालिटी क्या है। पीयर्स से अगर आप कंपेयर करोगे, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट। और गोल्ड लोन में एक और चीज़ होती है कि जो एनबीएफसी है वो ऑक्शन कैसे करती है, क्या वो वेट करती है कस्टमर का आने का, क्योंकि गोल्ड क्या है इंडिया में है ना, एक ऐसी एसेट मानी जाती है जो अगर लॉस्ट हो गई तो वो आप जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो भी आप लॉस्ट कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को फैक्टर इन करके चलनी चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल की। जेएम फाइनेंशियल में भी कल डायरेक्टिव आया आरबीआई का, उनको भी जो आईपीओ फंडिंग करते हैं उसके लिए उनको भी बैन कर दिया। अब आईपीओ फंडिंग में क्या था, आईपीओ फंडिंग में क्या होता है कि जैसे आपको कोई आईपीओ लेना है, आपके पास पैसा नहीं है, आप लोड्स में लेते हो, तो उसके लिए आप ना किसी एनबीएफसी से टाई अप करके वहाँ से आप पैसा उठा सकते हो, आईपीओ में लगा सकते हो, और फिर आईपीओ में जैसे प्रोसीड्स आने के बाद में वो लोन रिपेमेंट हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। अब आईपीओ आपका अलॉट हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, उसमें से आप एडजस्ट करके वो कितना आपको बचता है वो आपको देखना पड़ता है। बट इनका क्या हुआ कि आरबीआई बोलता है कि इन्होंने कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर ने खुद आईपीओ में पैसा नहीं लगाया, कस्टमर के अकाउंट्स थे इनके पास में और कस्टमर के बिहाफ पे खुद ही इन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया। तो ऐसा इनका आरबीआई का डायरेक्टिव था। तो ये दो थे कल के। पेटीएम का जो आरबीआई ने पहले किया था वो था ही। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। लेंडर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिए हमेशा। लाइबिलिटी साइड को हमेशा ट्रैक कीजिए कि कितने पे पैसा उठा रही है कंपनी,
असेट साइड में असेट क्वालिटी को हमेशा ध्यान में रखिए कि क्या असेट क्वालिटी है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो आपका पैसा एक ही दिन में पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल, बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाय।